नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। खबरों की भीड़ में जहां सच अक्सर शोर में दब जाता है, वहां हम लेकर आते हैं खबर का हर वो पहलू जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच में, जहां सिर्फ खबरें नहीं दिखाई जाती बल्कि हर मुद्दे की होती है गहराई से पड़ताल। तथ्यों, आंकड़ों, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ देश की राजनीति से लेकर दुनिया की बड़ी हलचल तक राजनीति, सुरक्षा और जनता से जुड़े हर अहम मुद्दे पर होगी हमारी पैनी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की और देखते हैं उन बड़ी खबरों को जिन पर टिकी है पूरे देश की नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे फलता की। दरअसल पश्चिम बंगाल की फलता जो विधानसभा सीट है बहुत अहम है और ऐसे में भगवा तूफान यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर पुनर्मतदान हुआ और उसके बाद आज जो चुनावी नतीजे जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक बड़ी सुनामी यहां पर नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिलता हुआ पश्चिम बंगाल में हर विधानसभा सीट पर वहां पर देखने को मिला जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, ऐसे में भगवा तूफान जो है वो फलता में भी नजर आ रहा है। पहली खबर हमारी होगी। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो भारत को मिला नया स्पीड स्टार। किस तरह से जो नया स्पीड स्टार है वो मिला है, क्या कुछ हुआ है और इससे आने वाले समय में जो गति है वो और क्या मिलती हुई नजर आएगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे अपनी दूसरी अहम खबर के जरिए। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर हुए रीपोलिंग के बाद अब यहां मतगणना जो है वो जारी है और पूरे राज्य की नजरें और इसी सीट पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग ने पहले चरण में गड़बड़ियों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप की शिकायतों के बाद यहां दोबारा मतदान कराया था, जिसके चलते फलता पूरे बंगाल की राजनीति की सबसे चर्चित यहां पर केंद्र बन गया। और इस बीच सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब सामने आया जब टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मतदान से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया, जिससे सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। मतगणना केंद्रों के बाहर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषक इसे बंगाल की बदलती सियासत और जनता के मूड का बड़ा संकेत मान रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बीच हो रही ये मतगणना अब सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं बल्कि बंगाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाले अहम संकेत के तौर पर देखी जा रही है। तो बहुत बड़ा बदलाव साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में फलता में भगवा चमक जो है वो और ज्यादा निखर कर सामने आ रही है। भाजपा लहर में सारे जो धुरंधर है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या क्या आंकड़े निकलकर सामने आए ये हम आपको बताएंगे। रुझानों में भाजपा की बड़ी जीत साफ तौर पर नजर आ रही है और भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है कि नीति से ही ये निर्माण हो पाया है और उसी के लिए एक बड़ा जो बदलता स्वरूप है पश्चिम बंगाल का वो नजर आया है। और जैसा कि हमने देखा कि जब से शुभेंदु सरकार यहां पर बनी है उसके बाद से लगातार ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहा है। कुछ ना कुछ हो तो फलता में जिस तरह की वहां पर जो स्थितियां पहले देखने को मिलती थी, आज वहां पर निष्पक्ष तरीके से जब चुनाव होता है उसके बाद जो नतीजे आते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा और भगवा की धूम साफ तौर पर दिखाते हैं। तो फलता में भगवा की धूम क्या कुछ है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फलता में बीजेपी की बड़ी बढ़त साफ तौर पर नजर आ रही है और यह बढ़त इसलिए है क्योंकि लगातार जो काम होता रहा है और जिस तरह से जो संकल्प लिया गया उसको सिद्धि तक पहुंचाने की जो कवायद थी वो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और इसीलिए जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं और इसीलिए फलता में भगवा की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। सीपीआईएम दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर बीजेपी है। साफ तौर पर इस सीट की जब हम बात करते हैं कांग्रेस तीसरे स्थान पर नजर आ रही है और ऐसे में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो आप समझिए कितना बड़ा ये फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी का इसको गढ़ कहा जाता था और ऐसे में अब गढ़ से बाहर ही किस तरह की स्थितियां नजर आ रही है। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है क्योंकि यहां पर तो रीपोलिंग हुई है और उसके बाद जो स्थितियां बदली हैं जब से यहां पर बीजेपी की सरकार यानी कि शुभेंदु सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद बहुत कुछ चेंजेस जो है वो बड़े पैमाने पर नजर आए। 35 कंपनियां केंद्रीय बल की तैनाती यहां पर की गई है। साफ तौर पर चुनाव आयोग का जो पूरा योगदान रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने पर रहा है। काउंटिंग सेक्टर पर जो सेंटर है वहां पर कड़ी जो सुरक्षा है वो व्यवस्था यहां पर कायम की गई है। बीजेपी ने इसे बड़े बदलाव का संकेत बताया है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है और अलग अलग जो तस्वीरें वो भी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से जो लगातार दिग्बांशु पांडा की जो बढ़त है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी पे कार्यकर्ताओं में जश्न का जो माहौल है। तो आइए देखते हैं फलता से जश्न की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से फलता में भगवा तूफान जो है वो नजर आ रहा है और इसी तूफान में टीएमसी और उसके साथ जो अन्य पार्टियां हैं वो उड़ती हुई नजर आई हैं, क्योंकि ये तूफान काफी बड़ा रहा है। और जैसा कि इससे पहले भी देखा गया कि पश्चिम बंगाल में जो ये बदलते हुए सुर नजर आए थे लोगों के, और वो अब की बार देख पा रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से किस तरह से नीतियां बनी, रणनीतियां बनी, जिसके जरिए लोगों को सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आया। तस्वीरें गवाह है। एक तस्वीर आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो नजर आ रहा है, दूसरी तस्वीर किस तरह से मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जश्न, इसलिए सिर्फ जश्न इस बात का नहीं है कि यहां पर ये एक विधानसभा सीट है, बल्कि आप ये समझिए कि ये टीएमसी का गढ़ रही है। और ऐसी सीटों पर जब लगातार वहां पर भगवा तूफान देखने को मिलता है तो लोगों में जो जोश है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और यही जोश से भरी ये तस्वीरें हैं जो बयां कर रही है कि किस तरह से लगातार जो बदलती हुई यहां की स्थिति है और जो फिजा है वो किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कुछ यहां पर नजर आ रहा है। ऐसे में फलता में भाजपा की बढ़त से पार्टी खेमे में खुशी का माहौल है। आइए देखते हैं भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो और अग्निमित्रा पॉल की क्या प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शंस इस पर निकल कर आए, आपको वो सुनवाते हैं, सुनिए। मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और आज बंगाल में भी माननीय शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में लोकतंत्र वापस आया है। यहाँ पिछले 10 साल में चुनाव ही नहीं हुआ, मतदान ही नहीं करने दिया गया। अभी पहली बार लोग खुल के मतदान किया है, पहली बार लोग घर से निकल के बूथ में गया है। जो पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं, तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया। और ये जो विक्ट्री है, जॉय है, ये आम आदमी का विक्ट्री है, फलता की माँ बहन का विक्ट्री है, गणतंत्रों का, डेमोक्रेसी का विक्ट्री है। तो सुना आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक तरफ तो हम ये चुनाव की चीजें देख रहे हैं, दूसरी तरफ जब से सत्ता में बीजेपी आई है यानी कि शुभेंदु सरकार बनी है तब से लगातार जो एक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोलकाता में बुलडोजर का क्या एक्शन नजर आया है, आइए अब आपको उसके आंकड़े भी बताते हैं और आपको तथ्यों के साथ बताते हैं क्या कुछ अभी तक हुआ है। तो कोलकाता में बुलडोजर एक्शन जो है वो यहां पर नजर आ रहा है। फलता उपचुनाव में टीएमसी को बड़ा झटका मिला है, वहीं जनता ने डायमंड हार्बर मॉडल को खारिज कर दिया। आप इसको देखिए, ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि टीएमसी की 80 सदस्यीय टीम मौके पर मौजूद है। ये लगातार जो स्थितियां है वो अपने आप में दिखा रही है, ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। तिलजला में अवैध 7 मंजिला इमारत ढहाई गई है और ये इमारत जो यहाँ पर आप समझिए कि इस जो पूरे ये जो कस्बे में अवैध निर्माण पर ये एक्शन लिया जा रहा है। तो इस तरह की जो भी इमारतें जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं उस पर ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आरोपी पक्ष सुनवाई में नहीं पहुंचा है, तो आप समझिए कि ये भी जो आरोपी है वो पक्ष जो है वो सुनवाई में नहीं पहुंचा है। सोना पप्पू से जुड़े निर्माण पर भी कार्रवाई लगातार जारी है और अवैध निर्माणों पर प्रशासन जो है वो सख्ती के साथ किस तरह से काम कर रहा है ये हम आपको बता रहे हैं कि आप देखिए कि लगातार जब से ये शुभेंदु सरकार बनी है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, जीरो टॉलरेंस की, जो पहले नहीं होता था अब हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि लगातार जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह की रणनीतियां रही हैं उस पर साफ एक संदेश था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और अगर इस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं तो उन पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा। और यही सब कुछ इसलिए हो पा रहा है कि लगातार जो रणनीतियां बन रही हैं उन्हीं से और साफ फोकस के तहत जो सरकार ने संकल्प लिया था, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए गए थे उनको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए इस तरह की कवायदें बहुत तेज गति से जारी है। संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ रहा है, सौरभ का ही रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरह की अभी मौजूदा स्थिति है, सबसे पहले तो आपसे चाहेंगे कि आप हमें यह बताएं कि अभी वहां पर जो फलता विधानसभा सीट है क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसका अपडेट और उसके बाद फिर बुलडोजर पर बात करेंगे कि वहां पर किस तरह से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। गौरव, देखिए अब तक 16 राउंड का जो गन्ना वो खत्म हो गया है। 16 राउंड के बाद देवांशु पांडा 76,397 वोटों से आगे हैं। टीएमसी से नहीं, सीपीएम से आगे है, कांग्रेस से आगे है। सीपीएम टीएमसी तो उसके बाद आता है, चौथे पोजीशन पे पहुंच गए हैं, चौथे पायदान पे पहुंच गए हैं जहांगीर खान और उनको वोट मिला है 5,319। पुष्पा को वोट मिला है 5,319 और उनके सबसे उनको कॉम्पीट किसको करना है? भाजपा को। कितने वोट मिले हैं? 1,11,270। मार्जिन कितने का है? 76,397। तो यही बात अब कही जा रही है कि कहाँ गया डायमंड हार्बर मॉडल, कहाँ गया अभिषेक बनर्जी का वो दावा कि 7 जन्म ले लो आप डायमंड हार्बर मॉडल को छू नहीं पाओगे।
7 जन्म भी नहीं लेना पड़ा, इसी जन्म में, इसी महीने में छू दिया, जनता ने छुआ, ईवीएम पर बटन दबाकर छुआ, कमल के ऊपर बटन दबाकर छुआ, और उससे ही जो डायमंड हार्बर मॉडल था वो एकदम ध्वस्त हो गया। ऐसा ध्वस्त हुआ कि सीपीएम और कांग्रेस के कैंडिडेट भी टीएमसी के आगे हैं और उनको वोट मिला है अब तक। हिसाब अब अगर आप अंकों की आंकड़े करेंगे तो 3 से 5%, यानी जमानत उनका तो जमानत जो है वो जब्त होगा, ये तो तय है, लेकिन 3 से 5%। यहाँ पर सवाल होता है कि जहांगीर खान हट गए, सवाल ये आता है कि क्या जहांगीर खान को पहले ही पता चल गया था कि इस तरह की स्थितियां होने वाली है, इसीलिए पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया, इसीलिए वो नामांकन उन्होंने वापस ले लिया? देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता का कहना है कि जिस दिन रिपोल का अनाउंस हुआ था उसी दिन ही ये तय हो गया था कि अब जहांगीर खान उर्फ अभिषेक बनर्जी का जो मॉडल है वो फलता में काम नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं वहां पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है? प्रतिक्रिया यही आ रही है, वो कह रहे हैं कि आजादी के बाद ये दूसरी आजादी, आप मानो कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि आजादी के बाद दूसरी आजादी। तो फिर 15 साल से वहां पर किस तरह से जी रहे थे वहां के लोग? फलता कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70% हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 30% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन उनका कहना है कि वहां पर जो 70% जो हिंदू थे उनका जीना दुश्वार हो चुका था। बहुत सारे लोग थे जिनको अपने घर छोड़ना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, वो घर नहीं रह पाए, रोजी रोजगार छोड़ना पड़ा। और यही कारण है कि जब चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया कि आप अपना वोट दे पाओगे बिना डर, बिना भय के, निष्पक्ष चुनाव होगा, तो निष्पक्ष चुनाव का नतीजा देखिए। भाजपा 78,000 का लीड लेते हुए, टीएमसी का वोट है कुल मिलाकर 5,000, और डायमंड हार्बर मॉडल जो 1.5 लाख से कभी फलता से लीड लिया करते थे अभिषेक बनर्जी, आज पासा पूरा पलट गया। वहां फलता के लोगों का कहना था, फिर एक सवाल भी गौरव आता है कि अभिषेक बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका है ये, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ जो मौजूदा स्थिति नजर आ रही है तो अभिषेक के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ये। झटका तो है, क्योंकि हर बार अभिषेक बनर्जी खुद को, उनकी जो लीडरशिप है, उनकी जो नींव उन्होंने रखी थी वो डायमंड हार्बर मॉडल के ऊपर रखी। बिल्कुल। अगर कुछ भी होता था वो डायमंड हार्बर को आगे कर देते थे, चाहे वो सोशल कोई प्रोजेक्ट हो, सामाजिक प्रोजेक्ट हो, जैसे बुजुर्ग लोगों को भत्ता देने का ये प्रोग्राम उन्होंने लिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग से हेल्थ कैंप किए थे। ये सारे बात को लेकर वो बार बार डायमंड हार्बर मॉडल का जिक्र करते थे। तो वही डायमंड हार्बर मॉडल अब सिर्फ जनता के मन में नहीं, अभिषेक बनर्जी की सबसे बड़ी मुश्किल है कि पार्टी के अंदर वो सवालों के घेरे में है। उनकी खुद की लोग, उनके खुद के नेताएं उनको सवाल कर रहे हैं, कहाँ है आपका डायमंड हार्बर मॉडल, कहाँ है आपका जहांगीर खान, कहाँ है आपका पुष्पा, क्यों नहीं फलता, क्यों फलता की घर को उन्होंने वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्यों वो चुनाव से पहले भाग गए? ये सवाल पार्टी के अंदर उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी सच में एक लीडर है या फिर ममता बनर्जी के थोपे गए एक पोस्ट माना जा रहा है, पोस्ट माना जाएगा, ये सवाल उठ रहा है तृणमूल। बिल्कुल सौरभ, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तो किला ध्वस्त हो चुका है और एक तरह से अभी उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बुलडोजर अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कर रहा है। जो एक्शन अभी तक लिया जा रहा है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कितने अभी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अवैध निर्माण के अंतर्गत बनाई जा रही थी और उस पर अब ये जो बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है ये किस तरह से लिया जा रहा है? क्या कार्य प्रणाली इसके पीछे की नजर आ रही है? गौरव, सवाल ये उठना चाहिए कितने नहीं है। टीएमसी के शासनकाल में सिर्फ कोलकाता के 144 वार्ड में आप जिस गली, जिस चौराहे पर जाओगे वहीं पर जाके आपको अवैध निर्माण देखने को मिलेगा। इसीलिए ये कस्बा का आप ये देख सकते हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग अभी तक बना नहीं था, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इसकी सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद कोई यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ था, ये अवैध है। तो प्रशासन का जो प्रहार है वो किस तरह से चल रहा है? एक तरफ फलता में ईवीएम से जनता ने टीएमसी की डायमंड हार्बर मॉडल के ऊपर बुलडोजर चलाया है और यहाँ पर अवैध निर्माण के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रहार चल रहा है।
फ्लोर बाय फ्लोर मंजिले, एक दो तीन चार पांच मंजिले, सबके ऊपर प्रहार चल रहा है। हथौड़ों के एक करके हथौड़े यहाँ पर पड़ रहे हैं और हर एक हथौड़ा ये कह रहा है कि ये अवैध निर्माण है। जो भाजपा सरकार की जो कमिटमेंट थी जनता की, बंगाल की जनता के लिए, उन्होंने कहा था कि जो इलाके में अवैध जमीन, सरकारी जमीन, छीनी गई जमीन और जो तालाब थे उनको फिल करके जितने भी निर्माण बने हैं, जिनका कोई बिल्डिंग जो लाइसेंस होता है वो नहीं है, उन सबको बिल्कुल। सौरभ, अब सवाल ये आता है कि आप जहां पर अभी मौजूद हैं, वही काम सौरभ, आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर ये जो अवैध निर्माण को गिराने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि ये क्या है, कौन सी बिल्डिंग है और क्यों ये अवैध पाई गई और उस पर अब जो कार्रवाई की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है। ये कस्बा का बीबी चटर्जी स्ट्रीट का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कस्बा के इसके जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उसका अवैध इसलिए कहा जा रहा है कि इसका पेपर्स ठीक नहीं है। ये जो मंजिलें यहाँ पर खड़ा किया गया है, पाँच मंजिले जो खरीद थे, यहाँ पर ज़रा ऊपर जाएंगे, ये जो एक से ग्राउंड से लेकर यहाँ पर जो मंजिलें थी, ये सारी मंजिले के जो बिल्डिंग के जो लाइसेंस होती है, जो पेपर्स होते हैं, वो ठीक नहीं है। ये पहली बात है। और एक बिल्डिंग तोड़े जा रहे हैं तिलजोला में, वहाँ पर जीजे खान रोड जिसमें आग लग गई थी, वो एक बिल्डिंग है। और इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप हथौड़े से ये बिल्डिंग भी तोड़ा जा रहा है, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। और ये कस्बा का बिल्डिंग है। और एक राजू नस्कर जो बेलेघाटा में है, कोलकाता के और एक और छोर पे नॉर्थ कोलकाता के अंदर जो है, वहाँ पर भी ये काम हो रहा है। वहाँ पर भी 5 मंजिले से ज़्यादा वो बिल्डिंग है और वहाँ पे कोलकाता कॉरपोरेशन के नगर निगम के 80 से भी ज़्यादा लोगों की एक टीम काम कर रहा है और वहाँ पर भी कागजात नहीं है। और हर एक जगह पे कोलकाता पुरसभा का जो नोटिस सर्व किया गया है, वो नोटिस यहाँ पे है, वो नोटिस यहाँ पे लगा दिया गया है, चिपका दिया गया है। और उसी के चलते ये 3 मंजिल अभी तोड़ने का काम चल रहा है। और यहाँ पे सारे कोलकाता पुलिस के ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल फोर्स हमने आपको नीचे ही दिखाया कि सेंट्रल फोर्स की मस्जिद है। यहाँ पर भी आप जितने जाएंगे वही तस्वीर देखने को मिलेगा कि हथौड़े चल रहे हैं। और ये हथौड़े, ये बुलडोजर, भाजपा सरकार जो अवैध निर्माण है जो जहाँ पर ये कोलकाता के वहाँ चल रहा है। मंत्री अग्निमित्रा पॉल जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो आए थे और उनका कहना है कि जहाँ पर पेपर्स नहीं दिखा पा रहे हैं, जो कंप्लेन है, उन सबको अभी उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है और कार्रवाई होने के बाद उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। जिनके पेपर्स नहीं है उनको डरने की कोई ज़रूरत, जिनके पेपर्स हैं उनके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पेपर्स नहीं है, प्लान सही से नहीं है और जिनके खिलाफ आरोप है कि एक्सटॉर्शन के जरिए अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर मंजिलें बनाकर उससे मुनाफा लेने का उनका जो एक तरफ से बिजनेस उन्होंने फांद के रखा था। और आज तक के हिसाब से गौरव मैं आपको बोल दूं कि कल रात से बिल्कुल सौरभ, क्योंकि साफ तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि इस तरह की जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उस पर किस तरह से अवैध निर्माण के खिलाफ जो लगातार बुलडोजर सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, वो आम लोगों की जिंदगी पे बड़ा इंपैक्ट भी करता हुआ नजर आएगा कि अब जो सरकार है वो ताबड़तोड़ एक्शन लेने में सक्षम है। इसीलिए जो जनता है वो सुरक्षित है और सक्षम नजर भी आ रही है कि जो तमाम स्थितियां हैं उनसे पार पाने के लिए, और यही बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारियां विस्तार से और वहां पर जो तमाम स्थितियां हैं उनसे रूबरू कराने के लिए। तो ये नई सरकार है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में नए परिवर्तन की नई दिशा और दशा तय करती हुई नजर आ रही है कि अगर अवैध होगा निर्माण तो बुलडोजर भी चलेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जो हम दूसरी हमारी जो महत्वपूर्ण खबर है उससे रूबरू कराते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत को ट्रैक एंड फील्ड में आखिरकार एक नया स्पीड स्टार मिल गया है। गुरिंदर वीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर रेस महज 10.09 सेकंड में पूरी कर इतिहास रच दिया है। इस दमदार प्रदर्शन के साथ गुरिंदर वीर सिंह देश के सबसे तेज धावक बन गए हैं।
और उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स में नई उम्मीद जगा दी है। वहीं लंबे समय से भारत को ऐसे स्प्रिंटर की तलाश थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पीड इवेंट्स में मजबूत चुनौती पेश कर सके, और अब गुरिंदर वीर की इस उपलब्धि को उसी दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उनकी बेहतरीन रफ्तार और शानदार टाइमिंग ने खेल जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उनका यही प्रदर्शन जारी रहा तो आने वाले एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड स्तर के मुकाबलों में भी वो भारत के लिए बड़ी उम्मीद बन सकते हैं। उनकी इस उपलब्धि के बाद खेल प्रेमियों और एथलेटिक्स फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें भारत का नया स्पीड स्टार बता रहे हैं। तो भारत को मिला है नया स्पीड स्टार। गुरविंदर वीर सिंह देश के सबसे तेज धावक हैं और 10.09 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर की जो रेस है वो पूरी की है। तो भारत का नया स्पीड स्टार कैसा है और किस तरह से उन्होंने इतिहास रचा है, आइए आपको ये भी बताते हैं। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा निर्णायक क्षण भी है। तो साफ तौर पर देखें तो गुरविंदर वीर सिंह ने ये इतिहास रचा है और किस तरह से फेडरेशन कप एथलेटिक्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है ये सबने देखा। 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और ये नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड सिर्फ 10.09 सेकंड में ये जो रेस है वो उन्होंने पूरी की है। और 100 मीटर की ये जो रेस थी वो सिर्फ 10.09 सेकंड में उन्होंने ये रेस पूरी की है। अपने आप में भारत के वो सबसे तेज धावक बने हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है और ऐसे में अब वर्ल्ड लेवल पर एक वर्ल्ड जो एथलेटिक है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर लोगों के लिए बहुत बड़ा जरिया जो साफ तौर पर यहां पर देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये रचनात्मक जो कला है वो अपने आप में इस तेज धावक की दिखाती है कि एशियाई रिकॉर्ड जापान के फुगोतो कुमुरो के नाम 10.08 सेकंड के साथ एशिया में ये पहले स्थान पर। इसके अलावा भी अलग अलग जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो क्या है, 9.58 सेकंड के साथ उसेन बोल्ट जो हैं वो विश्व रिकॉर्ड धारी रहे हैं। इसके अलावा नई सनसनी अगर हम बताएं तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय एथलेटिक्स को ये जो नई उम्मीद है वो मिलती हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर गुरिंदर वीर सिंह जो है वो छाए हुए हैं। युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा के स्रोत बनते हुए नजर आए हैं। ओलंपिक में मेडल की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। खेल जगत में गुरिंदर वीर की लगातार चर्चा हो रही है, हर ओर चर्चा हो रही है कि किस तरह से उन्होंने ये बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। अब कुछ आंकड़े आपके सामने और रखते हैं। दरअसल 100 मीटर दौड़ के सबसे तेज धावकों की अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखने को मिले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखिए उसेन बोल्ट की अगर हम बात करते हैं तो 9.58 का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखिए टाइसन गे की अगर हम बात करें ये अमेरिका से है, 9.69 रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो योहान ब्लैक जो है वो जमैका से हैं, 9.69 और ये जो रिकॉर्ड है उसमें देश जमैका के सबसे ज्यादा यहाँ पर एथलीट्स नजर आते हैं और उसके बाद फिर अमेरिका का नाम आता है। और अब रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो असाफा पावेल की बात करें जमैका से हैं, 9.72 का रिकॉर्ड इनका है। इसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिन गेटलिन की तो ये जमैका से हैं, 9.74। तो ये तेज धावक हैं जो वर्ल्ड लेवल पर इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत की जो अब दिशा है वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ रिकॉर्ड्स जो हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं। इसके अलावा भारतीयों की अगर बात करें तो भारतीयों में आप देखिए कि कौन कौन से हैं, क्योंकि 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज भारतीय धावकों की जब हम बात करते हैं तो आप इसमें देखिए 400 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस तरह से बनाया गया है। और इसके बाद भी जो तमाम इस तरीके यहाँ पर जो चीजें हैं वो नजर आती हैं। ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो गई। 100 मीटर दौड़ में सबसे तेज कौन है, जैसा हमने आपको पहले बताया कि असाफा पावेल जमैका से हैं, 9.72 की इनकी जो रेटिंग है वो है साफ तौर पर और इतने सेकंड्स में इन्होंने ये पार किया। 9.74 की बात करें तो जस्टिन गेटलिन है जो जमैका से हैं, इनकी हमने बात की। तो ये वर्ल्ड फोरम पर ये जो तेज धावक हैं वो यहाँ पर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 100 मीटर की दौड़ के सबसे तेज भारतीय जो धावक हैं उनकी भी बात हम आपको बताएंगे, उनके भी रिकॉर्ड जो हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये तमाम हम आपको दिखा रहे हैं कि जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर किस तरह से इसको रखा गया है और कैसे ये जो धावक हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इसी में जब गुरिंदर वीर का नाम जुड़ जाता है तो साफ तौर पर हम देखेंगे कि ये बड़े रिकॉर्ड की तरफ इशारा करता हुआ नजर आएगा जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आएगा।
तो आइए अब हम अपने आपको बताते हैं कि किस तरह से लगातार जो अलग अलग जो हीरोज हैं वो किस तरह से बनते हुए नजर आए हैं। दरअसल 400 मीटर रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो अलग तरीके से बनाते हुए नजर आए, और इसके बाद जो हम देख रहे हैं 44.98 सेकंड में ये दौड़ जो है वो उसको पूरा किया गया है। नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। नारायण, इस रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये आने वाले समय के लिए एक बेहतर कल की ओर इशारा करता हुआ नजर आता है। किस तरह से बहुत मजबूती यहाँ से आती हुई नजर आएगी अगर आने वाले समय में हम जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, और ये उपलब्धि कितना बड़ा मैसेज है लोगों के लिए और साफ तौर पर एथलीट्स में जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए। समय ऐसा एक लोगों में एक मिथ था कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय एथलीट हैं, वो एक ये जो बेंचमार्क होता है ट्रैक एंड फील्ड में उसको पार नहीं कर पाते। अपनी रेस जीतने के बाद भी जिस तरह से गुरविंदर वीर ने कहा कि वो उनके कोच जब वो छोटी उम्र में थे उनसे कहा जाता था कि आप 100 मीटर की जो रेस है इसको बदल दीजिए, आप 400 मीटर में जाइए, क्योंकि जो भारतीय बॉडी है, भारतीय जीन्स हैं, वो उस टाइप के नहीं है कि जो स्प्रिंट रेसिंग है वो कर पाएँ। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने सोचा कि मैं करके दिखाऊंगा, और जब भी आप लगातार मेहनत करते हैं और लगातार आपको ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा सिस्टम मिलता है, ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय एथलीट हैं उन्होंने हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन किया वो दिखाता है कि अगर सही फैसिलिटीज़ मिले तो वो किसी से कम नहीं है। वही गुरिंदर वीर ने यहाँ पर करके दिखाया, क्योंकि अगर आज देखिए फेडरेशन कप के इस इवेंट में एक ही दिन में 3 ऐसे रिकॉर्ड तोड़े हैं भारतीय एथलीट ने, जो कि एक समय में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो 10.09 का जो उन्होंने समय दिया है अपने आप में एक नई सोच को लेके आता है। और इसके अलावा जो 400 मीटर का रेस था उसमें जो 45 सेकंड से कम का समय दिया, जिस तरह से विशाल टीके ने, वो भी एक नया कह सकते हैं कि कारनामा है, जो कि एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि ट्रैक एंड फील्ड में। और बात करें आप डेकाथलन की, डेकाथलन के जो एथलीट है हमारे तेजस्विनी शंकर, उन्होंने 800 से ज़्यादा पॉइंट्स अर्जित किए, वो भी एक ही दिन में 3 ऐसे रिकॉर्ड बने भारतीय खिलाड़ी के नाम। तो दर्शाता है कि जो भारतीय ट्रैक एंड फील्ड है जो एक सही रास्ते पे जा रहा है, और पूरी तारीफ करनी होगी सरकार की, जिस तरह से लगातार पीएम मोदी का विजन रहा है कि जो भारतीय खेल है उसको एक नए स्तर पर ले जाना है, और वो दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए तो एक समय में ट्रैक एंड फील्ड में ऐसा सोचा जा सकता कि भारतीय एथलीट अच्छा नहीं कर सकते। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंकते हैं वो भी इसी सिस्टम का एक प्रोडक्ट है, और उन्होंने दिखाया है कि जो भारतीय एथलीट हैं ट्रैक एंड फील्ड में किसी से कम नहीं है। आज न केवल उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बल्कि एक सपोर्ट उनको मिलता है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हो, हमेशा वो एथलीट से बातचीत करते हैं, उनके लिए ट्वीट करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं। तो एक मोटिवेशन होता है हमारे एथलीट्स के लिए। जब टॉप लीडरशिप से इस तरह का मोटिवेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई शक नहीं रहता कि जो हमारे एथलीट्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक सही एक फैसिलिटीज और एक सही कह सकते हैं माहौल मिलना। जब उनको ये माहौल मिला तो उन्होंने दिखाया कि वो कर सकते हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो ओलंपिक जैसे इवेंट हैं वहाँ भी हमको डबल डिजिट में मेडल्स देखने को मिलेंगे। और भारत का जो विकास है खास तौर पे जो खेलों के क्षेत्र में है वो एक कमाल का है, चाहे वो बड़े गेम्स को होस्ट करने का हो। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को दोबारा होस्ट करेगा, और उसके अलावा 2036 में जो ओलंपिक्स है उसके लिए बिड करने की कोशिश हो रही है, उसके लिए भारत जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत के जो ट्रैक एंड फील्ड है वो सही दिशा में है, और आने वाले समय में आपको जो 100 मीटर में है उससे 10 सेकंड का कम समय भी दिखने को मिलेगा निश्चित तौर पर। और यही उम्मीद सभी भारतीय भी कर रहे हैं कि इस तरह के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बनते हुए नजर आए, और आने वाले समय में खेल जगत में भी इसका जो बड़ा परचम है भारत उसमें और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नारायण, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।